15 या 16 क्वेश्चन इस प्रेजेंटेशन से क्लियर कर सकता था आदमी की जो हाँ नेक्सा वाला में हम भी पार्टिसिपेट किए थे, वैसा ही है। जो हेड्रॉन वाली बात की इसने कि क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट रहती है, क्या क्या चीज, हम ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, एलईएल क्या होता है, यूईएल क्या होता है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें उसने जो बताई थी सौरभ ने, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन। और मेरे हिसाब से जो 50 क्वेश्चन है उस टॉपिक के ऊपर, उससे ज्यादा कोई क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में अगर हम जाए तो उससे ज्यादा कोई पूछेगा नहीं। अगर वो 50 क्वेश्चन किसी को आते हैं तो एटलीस्ट मेरे ख्याल से टॉपिक कवर हो जाता है फायर एंड सेफ्टी का उसमें। अगर किसी को रेफर करना है कि मुझे प्रेजेंटेशन से कितना पता चला है, तो उसको जो लिंक शेयर किया उसको रेफर कर सकता है, बाकी आपकी मर्जी। चलो भाई चलो। हाँ तो ये जो है 16% ऑफ द एयर, वो मेरा लिखने का यहाँ पे ये मतलब था कि जैसे एयर है, ठीक है, तो एयर में अगर कभी भी अगर 16% भी कंपोजिशन है ऑक्सीजन का, तो वो आग लग सकता है, ऐसा मेरा पिछला नॉलेज था। लेकिन अभी जो मैंने स्टैंडर्ड जो देखा, ये मैं ऐसे ही रैंडमली नेट पे देखा था उसे, लेकिन अभी जो मैं स्टैंडर्ड देखा ओसा का, और फिर जो अपना नेबोस वाला बुक है आईजीसी वाला, आईडिप वाला, मैं उसको भी रेफर किया था, उसमें भी मैं पढ़ा। तो उससे मुझे ये पता चला कि अगर एयर में अपना अगर मिनिमम 10% कंपोजिशन चाहिए ऑक्सीजन का, कि अगर कहीं भी अगर 10% कंपोजिशन है एयर का, तो 10% कंपोजिशन है ऑक्सीजन का एयर के अंदर, तो वहां पे आग लग सकता है। तो वो जो आकाश और अकबर सर आप जो बता रहे थे कि 19.5 टू 22.5%, वो मेरे ख्याल से शायद आपको कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन का ये बता रहे थे लिमिट। तो सही। हाँ, तो फिर ये चीज है, ये चीज मतलब थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है ओएनजीसी के एग्जाम में कि मिनिमम कितना परसेंट चाहिए, तो ज्यादातर लोग को यही लगता है कि 19.5% टू 22% वाला, लेकिन वो क्या है, वो कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन का ये है। तो ये मतलब एक अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए ये चीज। ये सब हमने पढ़ा था। एक मैं बस एक दिखा दे रहा हूँ, चाहे किसी को कुछ डाउट हो या कुछ जानना हो। विकास सर, वो बी वाला और ए वाला क्लियर हो गया था ना? हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ। तो अब हम आते हैं एक्सप्लोजन के ऊपर, ठीक है। तो एक्सप्लोजन होता क्या है सबसे पहला, तो ऑक्सीजन का जो बेसिक सा जो डिफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या है एक्सप्लोजन का, सडन एंड वायलेंट रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है, और कैसे काउजिंग अ प्रेशर ब्लास्ट वेव, ठीक है। तो एक्सप्लोजन में क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट पे जो एनर्जी होता है वो रिलीज होता है, कैसे, बहुत ही सडनली, ठीक है, मतलब एट अ मूवमेंट, और कैसे, वायलेंटली, ठीक है। और ये जो रिलीज ऑफ, मतलब ये सडन, मतलब ये रिजल्ट कैसे करता है, तो कभी कभी ये गैस, मतलब कोई भी गैस है वो हाई प्रेशर के अंदर रखा हुआ है, तो वो अगर रिलीज हो गया अचानक से, तो वो एक्सप्लोजन का रूप ले सकता है। पर क्या हमेशा एक्सप्लोजन होने के लिए गैस की जरूरत है? नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि गैस ही होगा, कोई लिक्विड भी होगा तो भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा हम सोचेंगे कि मतलब कोई गैस है तो तभी होगा एक्सप्लोजन, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब सेकेंड चीज, थर्ड चीज, हमने जो ऊपर में एक डेफिनेशन में एक चीज पढ़ा, रिलीज ऑफ एनर्जी, तो ये रिलीज ऑफ एनर्जी हमको कैसे दिखेगा, क्या है रिलीज ऑफ एनर्जी? तो रिलीज ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमें दिखता है किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, या फिर मैकेनिकल शॉक के फॉर्म में, ठीक है। और इसका जो इफेक्ट है, मतलब ये कितना ज्यादा इफेक्ट करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये कितना, मतलब उसका जो रेट ऑफ एनर्जी है, मतलब कितना तेजी से उसका एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा उसके इफेक्ट्स, ठीक है। तो एक्सप्लोजन का ये बेसिक सा डिफिनेशन हो गया। इसमें क्या होता है कि एनर्जी जो रिलीज होता है वो बहुत ही फास्ट रेट पे जनरेट होता है, ठीक है, और बहुत ही सडनली, और प्रेशर वेव इसमें जनरेटेड होते हैं। और एक्सप्लोजन जो अकर करता है वो बेसिकली अकर करता है किस कारण से, या तो कोई फिजिकल चेंज हुआ हो, या कोई मैकेनिकल चेंज हुआ हो, या ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये जो है बिना फायर के भी हो सकता है और फायर के साथ भी हो सकता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बिना फायर का कैसे होगा, तो बिना फायर का तब होगा कि जब जैसे कोई स्टीम बॉयलर है या फिर कोई एयर रिसीवर है, ठीक है, वहां पे क्या हुआ कि वो लोग को प्रेशर में रखा जाता है, स्टीम बॉयलर वगैरह ये सब को, तो वो अगर ज्यादा प्रेशर के कारण अगर वो मतलब ओवर प्रेशर उसके अंदर हो गया, तो उसके कारण भी एक्सप्लोजन हो जाता है, ठीक है।
और इस सब में जो सबसे ज्यादा जो डेडली है वो है, मतलब सबसे ज्यादा जो ये होता है कि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट का, इसके लिए भी जो इसमें भी जो इग्निशन होता है, जैसे एक्सप्लोजन में भी आप अभी नीचे वाला पिक्चर में देख रहे होंगे कि इसमें एक्सप्लोजन का भी एक पार्ट है आग लगना। तो इसमें जो आग लगता है वो कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन तो चाहिए ही आग लगने के लिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मतलब कंपाउंड है जिसके लिए मॉलिक्यूल्स हैं जो नहीं चाहिए उसके लिए ऑक्सीजन। जैसे एसिटिलीन, एसिटिलीन क्या है कि बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट का भी बहुत ही ज्यादा मतलब जल्दी ये करता है, डिकम्पोज करता है एक्सप्लोसिवली। ठीक है। और जैसे मतलब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा फायर वाले में, कि जैसे हमने एक पढ़ा था फायर ट्रायंगल में ऑक्सीजन, लेकिन वो मतलब कुछ कुछ ऑक्सीजन के भी सब्स्टिट्यूट है, कहीं कहीं ये भी देखा गया कि बिना ऑक्सीजन के भी वहां आग लगे हैं। तो वहां पे ये देखा गया है कि फ्लोरीन और क्लोरीन एक दो ऐसा चीज है जो बिना ऑक्सीजन के भी ऑक्सीजन के जैसा मतलब ये मतलब करता है, ऑक्सीजन के जैसा ही काम करता है इन केस ऑफ फायर। अभी तक में अगर किसी को कुछ डाउट है तो, अगर मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि अगर आपको अगर फायर और एक्सप्लोजन के बीच में अगर डाउट हो रहा होगा कि क्या है बेसिक अंतर, तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि फायर और एक्सप्लोजन के बीच में अंतर क्या है। आप अगर देखते होंगे तो गाड़ी का जो टायर होता है, टायर के अंदर एक ट्यूब होता है, ट्यूब के अंदर एयर भरा हुआ रहता है, कंप्रेस्ड एयर रहता है, ठीक है, मतलब प्रेशर के अंदर एयर रहता है डाला हुआ। तो अगर उसमें से अगर हम लोग अगर एयर रिलीज करवाते हैं, उसमें से एयर रिलीज दो तरीके से हो सकता है, या तो टायर फट जाए, या फिर हम लोग जो वो होता है ना उसका जो पिन, वो पिन को अगर दबाएंगे तो एयर रिलीज होगा। ठीक है, या पिन को खोल देंगे तो एयर रिलीज होगा। तो अगर हम लोग अगर पिन को अगर रिलीज करके पिन को अगर प्रेस करते हैं तो जो एयर रिलीज होता है वो एक तरह का फायर हो गया। ठीक है, उस समय भी एयर जो है बहुत तेजी से निकलता है, पर वो क्या है, एक सिस्टमेटिक वे में निकल रहा है। लेकिन वही एयर जब वो टायर को रप्चर करके जब निकलता है तो वो एक्सप्लोजन हो गया। तो ये अंतर है अपना फायर और एक्सप्लोजन के बीच में। क्लियर है सबको? फिर मैं आगे चलता हूँ। अब आता है टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन। तो टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन में टोटल जो है सो 4 टाइप के एक्सप्लोजन होते हैं, 5 टाइप के। एक हो गया आपका डिफ्लेग्रेशन, डिटोनेशन, डस्ट एक्सप्लोजन, वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, और अपना ब्लीव, जिसका फुल फॉर्म है बॉइलिंग लिक्विड एक्सपैंडिंग वेपर एक्सप्लोजन, ब्लीव। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म भी लिख के रख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है बिलीव का, कहेंगे जैसा अगर मतलब कुछ भी होता है तो बिलीव का कोई भी फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो अब हम बात करते हैं डिफ्लेग्रेशन की। तो डिफ्लेग्रेशन क्या है भाई? तो ये है एक तरह का एक्सप्लोजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक शॉक वेव जनरेट होता है जो कि मूव करता है सबसोनिक स्पीड पे इन अनरिएक्टेड मीडियम। ठीक है, अनरिएक्टेड मीडियम मतलब कि वहां पे जो एटमॉस्फेयर में जो चीजें प्रेजेंट है वो उसके साथ एयर के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है। अनरिएक्टेड मतलब का ये मतलब हुआ कि जैसे वहां पे और भी कोई वेपर क्लाउड या और भी कोई कंबस्टेबल मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, वहां पे सिर्फ वही है। ठीक है, तो ये हो गया अनरिएक्टेड मीडियम का मतलब। तो वहां पे डिफ्लेग्रेशन में जो है शॉक वेव मूव करता है सबसोनिक स्पीड पे। तो अब ये सबसोनिक स्पीड क्या होता है? तो सबसोनिक स्पीड होता है कि जो भी चीज जो ट्रेवल करता है अगर उसका स्पीड जो है अगर साउंड से कम है तो उसको हम लोग बोलते हैं सबसोनिक स्पीड। ठीक है, मेरी आवाज सबको क्लियर है? हेलो? हाँ हाँ क्लियर है। हाँ। हाँ clear है। हाँ, तो डिफ्लेग्रेशन में क्या होता है कि ये एक तरह का ऑर्डिनरी फायर है। ठीक है, अब सेकंड चीज आता है कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इसका एग्जाम्पल हम जैसे देख सकते हैं कि गैस स्टोव, ये आप नीचे देख रहे होंगे फिगर। इसमें क्या होता है, ये भी एक तरह का एक्सप्लोजन ही है, पर इसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि गैस आपने ऑन किया और फिर इग्नाइट किया। ठीक है, तो ये भी एक छोटा एक्सप्लोजन है, इसको बोलते हैं लो एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफ्लेग्रेशन। डिफ्लेग्रेशन क्लियर है? मतलब इसका जो वेलोसिटी होता है शॉक वेव का वो होता है 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये बहुत ही स्लोली स्मूथली मूव करता है। अब बात आता है डेटोनेशन पे। तो डेटोनेशन क्या है, ये इसमें जो है शॉक वेव जो है वो मूव करता है सुपरसोनिक स्पीड पे इन अनरिएक्टेड मीडियम। ठीक है, तो सुपरसोनिक स्पीड क्या हो गया?
तो जो भी स्पीड जो साउंड के स्पीड से ज्यादा है, मतलब फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक स्पीड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है डिटोनेशन में? डिटोनेशन जो होता है वो एक्सट्रीमली रैपिड होता है, सेल्फ प्रोपेगेटिंग होता है, और ये किससे अकम्पनीड होता है? मतलब ये सेल्फ प्रोपोगेटिंग एक्सट्रीमली रैपिड के साथ क्या होता है? इसके साथ होता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेव। मतलब इसमें जो प्रेशर वेव और टेम्परेचर वेव होते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेज होता है। ठीक है, और ये एक्सट्रीमली रैपिड होता है। और डेटोनेशन में का जो स्पीड होता है वो टर्बुलेंट मतलब तरह से वो फ्लो करता है, और अप्रोक्स मतलब 9 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो ट्रेवल करता है। और फिर डेटोनेशन जो है, ये जो वर्ड है डेटोनेशन, ये बेसिकली लिया गया एक लैटिन वर्ड डेटोनेर। डेटोनेर एक लैटिन वर्ड है, उससे डेटोनेशन को लिया गया है। और इसका डेटोनेर का मतलब होता है थंडर डाउन और फोर, मतलब थंडरिंग डाउन। जो थंडर डाउन होता है ना, थंडर डाउन एक मीनिंग है डेटोनेर वर्ड का, उसी से डेटोनेशन लिया गया। अब मैंने यहाँ पे हमेशा एक शॉकवेव बोला। शॉकवेव होता क्या है? कोई भी वेव, ठीक है, वहां के लोकल स्पीड ऑफ साउंड से जब तेजी से मूव करता है, उसके कंपैरिजन में जब उसका स्पीड जब ज्यादा रहता है उस वेव को हम लोग बोलते हैं शॉक वेव। जैसे हमारे सराउंडिंग में एक साउंड जैसे मूव करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग लोकल स्पीड ऑफ साउंड बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा वेव जो लोकल स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा तेज हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शॉक वेव। क्लियर है? और ये डेटोनेशन का क्या एग्जांपल हो गया? जैसे बम फटता है, जैसे हम लोग वो दिवाली वगैरह में भी जो बम वम फोड़ते हैं ना, वो डेटोनेशन का ही एग्जांपल है। ठीक है, अभी तक किसी को कुछ डाउट है? और माइनिंग में नहीं कि बम डालते हैं, बम से फोड़ते नहीं क्या, जो वेव्स निकलते हैं, और डिटोनेशन तो हाँ यूज हाँ, वही वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कि जैसे वो क्या डेटोनेटर, क्या तो उसको बोलते हैं, ही बोलते हैं लोग। क्या? डिटोनेटर, डिटोनेटर ही बोलते हैं वहाँ पर, क्योंकि हाँ जो भी फाड़ डेटोनेटर ही, हाँ डेटोनेटर ही बोलते हैं उसको। वो जैसे माइनिंग वाइनिंग के लिए भी यूज आता है ना, वो पहाड़ वहाड़ तोड़ने के लिए। और अभी तक किसी को कुछ भी डाउट है, कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शॉक वेव बताइए जरा एक बार। शॉक वेव, हाँ। शॉक वेव क्या होता है कि जैसे अभी हम सराउंडिंग्स में हैं, ठीक है, तो हमारे आसपास में बहुत सारे वेव ट्रेवल करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे स्पीड ऑफ साउंड से सारे वेव का जो स्पीड होता है वो कम होता है। लेकिन ऐसे वेव जो लोकल स्पीड ऑफ साउंड से उनका स्पीड जो है तेज हो, मतलब फास्टर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शॉक वेव। मतलब वेव्स जो मूव कर रहे हैं फास्टर देन द लोकल स्पीड ऑफ साउंड, उसको हम लोग बोलेंगे शॉक वेव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डस्ट एक्सप्लोजन के लिए। तो डस्ट एक्सप्लोजन क्या है? ये एक तरह का रैपिड कंबसन ऑफ फाइन पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर, लेकिन हमेशा जो होते हैं ये इनक्लोज्ड लोकेशन में ही होते हैं। मतलब ज्यादातर केसेस में ये इनक्लोज्ड लोकेशन में होते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ये इनक्लोज्ड लोकेशन में ही रहेंगे। इनक्लोज्ड लोकेशन का कहने का मतलब कि जैसे कोई बिल्डिंग हो गया, या फिर कोई बड़ा गोडाउन हो गया, या स्टोरेज यार्ड हो गया, इस तरह से। पर ऐसा जरूरी नहीं है, वो डस्ट एक्सप्लोजन कहीं भी हो सकता है, ओपन एरिया में भी हो सकता है। ठीक है, और ये डस्ट एक्सप्लोजन कैसे होता है? तो डस्ट एक्सप्लोजन जो होता है वो क्या होता है कि जब पाउडर्ड कंबस्टिबल मटेरियल जो होते हैं वो जब प्रेजेंट होते हैं हाई कंसंट्रेशन में हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इन आवर एरिया, तो उसमें जब हाई कंसंट्रेशन में ये पाउडर्ड कंबस्टिबल मटेरियल जब डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है, प्रेजेंट रहते हैं वहां पे, तो उसके उस समय मतलब डस्ट एक्सप्लोजन होने का चांसेस होता है। तो मैंने यहाँ पे एक पेंटागन बना के रखा है। इस पेंटागन में आप देख रहे हैं जैसे वो फायर ट्रायंगल है ना, उसी तरह से इसमें ये डस्ट एक्सप्लोजन का ये पेंटागन है। इसमें आप देख रहे होंगे कि सबसे पहला क्या चाहिए? इग्निशन। फिर इग्निशन के बाद क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद फ्यूल। फ्यूल के बाद कंफाइनमेंट। कंफाइनमेंट के बाद डिस्पर्सन। ठीक है, तो अब हम शुरू से आते हैं इसमें। जैसे फ्यूल के लिए यहाँ पे क्या हो जाता है? इसमें फ्यूल के लिए हो जाता है कंबस्टेबल डस्ट। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे जो मतलब एयर में जो प्रेजेंट है। फिर फ्यूल में ये हो गया। फिर इग्निशन के लिए हमारे पास क्या हो जाता है? इग्निशन सोर्स, जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया,
या फिर हम लोग जो कोई भी इग्नाइट कर दे, ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण जो हो गया स्पार्क जनरेट हुआ, या फिर हम लोग अपना ये क्या बोलते हैं, मतलब अलग से माचिस कोई ये इग्नाइट किया, तो ये हो गया। फिर कंफाइनमेंट में अपना क्या हो गया कि जो भी अपना आसपास का एटमॉस्फेयर है उसके लिए उसमें जो हाई कंसंट्रेशन में वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब मिलके, ये जब पांचों चीज जब प्रेजेंट होते हैं तभी जाके हमारा डस्ट एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमने सबसे मेन चीज जो देखा वो था डस्ट, ठीक है। तो अब ये डस्ट का दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये कौन कौन से ऐसे डस्ट होते हैं, ठीक है, या फिर मतलब कैसा क्या है, उनका क्या साइज होगा, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि सबसे पहला जो कॉम्बस्टिबल डस्ट होते हैं उनका जो साइज होता है वो 400 माइक्रोन से कम होता है। उनका साइज होता है 400 माइक्रोन या उससे कम, ठीक है। अब ये दूसरी चीज आई कि अब ये किस किस तरह के हो सकते हैं, मतलब किस किस चीज का जो डस्ट होता है वो मतलब ये होते हैं कम्बस्टिबल होते हैं। तो कम्बस्टिबल वाले डस्ट वैसे होते हैं जैसे कोल हो गया, सॉ डस्ट हो गया, आपका ग्रेन का डस्ट हो गया। ग्रेन मतलब जैसे अभी गेहूं का सीजन है, तो जो लोग अगर गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि जब वो गेहूं जब वो पेड़ होता है तो पेड़ से जब गेहूं को अलग करते हैं और वो उनका एक भूसा होता है जो गाय लोग भी खाते हैं, गाय भैंस जानवर के खाने के लिए। तो वो जब गेहूं और वो जब अलग अलग होते हैं ना तो फिर बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में वो सब घूमते एयर में, वो जो गांव के होंगे वो पता। तो वो मैं वो ग्रेन डस्ट की बात कर रहा हूँ। फिर जैसे अपना शुगर जो है, जहाँ पे शुगर को पाउडर किया जाता है, वैसे इंडस्ट्रीज, ये आपका हो गया। आवाज अटक रही है भाई। अब जा रही है आवाज सर? मेरी आवाज आवाज नहीं आ रही। क्लियर है? अब आ रही है। हाँ, तो जैसे अपना ये तो हो गया ऑर्गेनिक में। फिर जैसे अगर मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में जैसे एल्यूमिनियम के डस्ट हो गए, मैग्नीशियम के डस्ट हो गए, टाइटेनियम के डस्ट हो गए। तो ये सारे डस्ट जो है जो कम्बस्टिबल है। अब एक चीज में और मैं थोड़ा सा पिछला चीज एक रिवाइज करवाना चाहूंगा कि जैसे हमने पढ़ा था कि किसको हम लोग कम्बस्टिबल बोलते हैं और किसको हम लोग फ्लेमेबल बोलते हैं। तो ऐसी चीजें जिनका जो ये है मतलब एलईएल है, प्लस पॉइंट है, वो अगर 37.8 से 93.3 अगर हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्बस्टेबल, और उससे अगर कम रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमेबल, ठीक है। तो कम्बस्टेबल मतलब कि जिनका फ्लैश पॉइंट होगा वो किससे कितना से कितना होगा, 37.8 से 93.3 के बीच में, ठीक है। कम्बस्टेबल क्लियर है सबको? और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 200 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्बस्टेबल मटेरियल। ऐसे मटेरियल का जो डस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कम्बस्टेबल डस्ट, और उनकी साइज क्या होगी, 400 माइक्रोन या 400 माइक्रोन से कम। और कैसे इंडस्ट्रीज में ऐसे होने का चांसेस होता है, तो जैसा कि एग्जांपल में हमने देखा ग्रेन, शुगर पाउडर करने के समय, तो फिर तो उसके बेसिस पे जो एग्जांपल है वो हो गए फूड इंडस्ट्री, या फिर फ्लोर मतलब आटा, या फिर जहाँ पे कस्टर्ड पाउडर वगैरह बनते हैं उस टाइप के एग्जांपल्स होगा, ठीक है। क्लियर है डस्ट एक्सप्लोजन सबको? किसी को कुछ डाउट है इसमें? ठीक, क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन के लिए, ठीक है। तो वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन का जैसे हम लोग देखते हैं तो ये क्या है, वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन वही होता है जहां पे फ्लेमेबल वेपर या गैस जो है वो ज्यादा क्वांटिटी, मतलब एक लार्ज क्वांटिटी में जब वो रिलीज होते हैं, ठीक है। रिलीज करने के बाद क्या होते हैं, वो एयर के साथ मिक्सअप करते हैं और फिर एट द सेम टाइम वो इग्नाइट भी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। और ये बेसिकली कैसे होता है, बेसिकली ये होता है फेलियर ऑफ पाइप, या फेलियर ऑफ स्टोरेज वेसल, या फेलियर ऑफ ए प्रोसेस रिएक्टर, इनके कारण ये होता है। तो वेपर एक्सप्लोजन के लिए क्या क्या चीजें की जरूरत है, तो वेपर एक्सप्लोजन के लिए सबसे पहली जो जरूरत है वो क्या है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेपर। इस चीज का, तो फ्लेमेबल गैस या फ्लेमेबल लिक्विड का सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होना, ठीक है। और प्रेजेंट होने के बाद उनका कंसंट्रेशन किसके बीच में लाई करना चाहिए, उनके लोअर एक्सप्लोजन लिमिट और अपर एक्सप्लोजन लिमिट के बीच में। उसको हम लोग फ्लेमेबिलिटी लिमिट भी बोलते हैं और एक्सप्लोसिव लिमिट भी बोलते हैं, ठीक है।
तो उनका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो किसके बीच में लाई करना चाहिए, LEL एंड UL, मतलब लोअर एक्सप्लोजन लिमिट एंड अपर एक्सप्लोजन लिमिट के बीच में लाई करना चाहिए। अब वो जैसे सचिन का पिछले क्लास में एक डाउट था कि LEL और UL के थोड़ा अच्छा से क्लेरिफाई करने के लिए, तो मैं बताता हूँ कि LEL और UL क्या होता है, बेसिक चीज बताता हूँ, इससे सबको याद रहेगा। LEL मतलब एक ऐसा कंडीशन है कि आप समझो कि वहां पे जो फ्यूल है वो 0% रहता है, ठीक है। LEL का जो डेड एंड है, LEL के डेड एंड पे 0% फ्यूल रहेगा पर 100% एयर रहेगा, मतलब ऐसा एयर जो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा हो, ठीक है। और UL एक ऐसा कंडीशन है, आप अगर देखोगे तो आप एक लाइन बना लो, तो LEL के तरफ एक पॉइंट डालो, उसमें आप लिख दो 0% फ्यूल और 100% एयर, और दूसरी तरफ एक पॉइंट डालो, उसमें लिख दो 100% फ्यूल और 0% एयर, ठीक है। तो अब वो दोनों पॉइंट को कनेक्ट करो तो एक लाइन बनेगा। अब आप ये देखोगे कि जो दोनों पॉइंट के बीच का जो रीजन है वही अपना होता है फ्लेमेबिलिटी लिमिट, ठीक है। क्योंकि उसी में एक ऐसा कंडीशन आएगा कि जहां पे हमारा कुछ अमाउंट में फ्यूल भी प्रेजेंट है और कुछ अमाउंट में अपना ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, और हम लोग जब इग्निशन सोर्स हम लोग दे देते हैं उसको तो फिर वो फायर हो जाता है, ठीक है। और उसी को हम लोग फ्लेमेबिलिटी लिमिट भी बोलते हैं, जहां पे हमारा सफिशियंट अमाउंट ऑफ फ्यूल भी है और सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी है। तो ये होता है अपना फ्लेमेबिलिटी लिमिट या एक्सप्लोसिव लिमिट। तो वेपर एक्सप्लोजन होने के लिए सबसे पहला सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेपर, कंसंट्रेशन उसका लाई करना चाहिए एक्सप्लोसिव लिमिट के अंदर, फिर लिक्विफाइड गैस या वोलाटाइल लिक्विड्स, यही दो चीज हैं जिनका वेपर जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन का मैकेनिज्म कि कैसे होता है। अब आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि ये भाई वेपर क्लाउड होता क्या है, ये कैसे होता है, क्या बनता है, ठीक है। तो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि वेपर क्लाउड क्या होता है कि जैसे कोई भी लिक्विफाइड गैसेस हैं, ठीक है, या कोई भी वोलाटाइल लिक्विड्स है, वोलाटाइल मतलब समझ में आ रहा है ना, चलिए ठीक है, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है यानी कि सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बताना या फिर मैं समझ में नहीं आया मुझे, बोल रहे थे क्या नहीं आया सर समझ में, जो तुमने अभी वर्ड यूज किया ना, वोलेटाइल, वोलाटाइल वोलाटाइल, ना वो बोलने आ रहा ना वो समझ में आ रहा। हाँ सर, वोलाटाइल का मतलब ये होता है सर कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इजिली एवोपरेट कर जाता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, उसको हम लोग वोलाटाइल बोलते हैं सर। सब अरे एग्जाम्पल बताओ एक दो। सचिन, जैसे सर, अरे सचिन से पूछा यार, मेरा आवाज बंद है। सचिन केमिकल इंजीनियर है ना यार, केमिस्ट्री पढ़ी हुई है सचिन। वोलाटाइल लिक्विड हाँ, कोई है तेरी नजर में? है ना सर, काफी कौन सा? अ, टूट नेट गया पे सो के? सर्च कर रहा होगा सर। नहीं नहीं, नेट पे सर्च करने की जरूरत नहीं, उसको पता है नेट यार, वो पे सर्च केमिस्ट्री का नहीं सर, स्टूडेंट है, MSc वोलाटाइल किया हुआ है। लिक्विड। हाँ सर एक सबसे पहले बता रहा, पेट्रोल है, वोलाटाइल लिक्विड है। हम्म, फिर अभी यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे, क्या नाम है उसका एकदम, चल ठीक है, 1 घंटा थोड़ी है हमारे पास। नहीं सर, चलो यार, नाम हाँ ठीक है, तो वो जो वोलाटाइल का जो एग्जांपल है बेसिकली जैसे कोई भी ऐसा मतलब चीज जो इंक्लूड करता हो अपने अंदर हेक्सेन बेंजीन ये सब का पार्ट्स को, या फिर पेट्रोलियम ईथर का, ठीक है, तो ये सब होता है वोलाटाइल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो ठीक है। तो वेपर क्लाउड ऐसे चीज जैसे लिक्विफाइड गैसेस, वोलाटाइल लिक्विड्स, ये सब क्या होते हैं कि इजीली जो है वो चेंज कर जाते हैं लिक्विड से गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अगर ये एम्बिएंट कंडीशन में भी रहेंगे ना, एम्बिएंट कंडीशन सबको पता है, ठीक है। अगर किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो मैं यही मान रहा हूँ कि उनको पता है, हाँ। तो एम्बिएंट कंडीशन में कुछ मतलब जो वो लिक्विड बोल रहा है गैसेस, दानिश को नहीं पता, रूम दानिश टेम्परेचर। STP या हाँ, NTP बोलते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, उसको एम्बिएंट बोल देते हैं।
ठीक है। तो फिर हम लोग जो भी तो ऐसे मतलब लिक्विफाइड गैसेस वोलेटाइल लिक्विड जो एम्बिएंट कंडीशन में क्या करते हैं, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर वो एक्सपोज होते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर में भी, एम्बिएंट कंडीशन में भी। ठीक है। और क्या होता है कि जो भी मैंने पिछली क्लास में मैंने एक चीज बताया था, वो मैंने इसी के लिए बताया था कि जो कभी भी आग लगता है या कुछ भी होता है तो वो ग्राउंड पे ही क्यों होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि उनका जो वेपर ये होता है, डेंसिटी होता है, वो एयर से हेवी होता है। ठीक है। तो एयर का वेपर डेंसिटी कितना होता है, कोई बता सकता है क्या? नितिन भाई, कोई भी दिव्यम? हाँ 1 होता है वेपर डेंसिटी। हेलो नितिन भाई, यूनिट? 1 यूनिट केजी पर मीटर। अरे डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। हाँ मास अपॉन केजी पर मीटर क्यूब, 1 kg केजी पर लीटर। हाँ नितिन भाई बोलिए। 1 kg मीटर केजी क्यूब। पर 1 kg पर मीटर क्यूब। हाँ, kg पर क्यूबिक मीटर। हाँ ठीक। हाँ तो क्योंकि मतलब हमें सिर्फ वैल्यू के बारे में नहीं पता होना चाहिए, उसके यूनिट के बारे में पता चलना चाहिए। क्योंकि कभी कभी अगर हम लोग जैसे एग्जाम देते हैं ना, तो वहाँ पे वैल्यू वही रहता है पर वो यूनिट के साथ थोड़ा छेड़छाड़ कर देते हैं, तो उस समय भी थोड़ा सा मतलब मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। तो हमें यूनिट्स का भी ध्यान रखना है। तो क्या होता है कि जो, हाँ हाँ, हाँ विकास सर, बोल बोल क्या क्या हुआ? कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं मैं पूछूंगा तो जोर से पूछूंगा ना, धीरे धीरे नहीं पूछूंगा। ठीक है सर। तो ये क्या होता है कि जो भी मतलब मैंने पिछले ही क्लास में जैसे बताया था कि जो भी मतलब फ्लेमेबल लिक्विड्स होते हैं या गैसेस होते हैं, उनका जो वेपर डेंसिटी होता है वो एयर के वेपर डेंसिटी से ज्यादा होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम लोग नाफ्ता का ले लें। नाफ्ता सबको पता है। तो नाफ्ता का क्या होता है वेपर डेंसिटी, वो होता है 2.264 केजी पर मीटर क्यूब। और एयर का कितना हो गया, 1। मतलब ऐसे 1.225 होता है पर हम लोग स्टैंडर्ड 1 लेते हैं। ठीक है। उसमें भी दो चीज है, एक ड्राई एयर है और ये वेट एयर है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, बस आप सिंपल समझो कि 1 है। तो उसमें क्या होता है उस केस में कि अब वेपर रिलीज होना हुआ, जैसे मान लो कि नाफ्था है, नाफ्था को हमने एम्बिएंट टेम्परेचर दिया, एम्बिएंट कंडीशन। आवाज भाई, आवाज नहीं आ रही, क्या कर रहा है? आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सौरभ। हेलो धीरज, जी सर। जब तक आवाज नहीं आती तो एसटीपी एनटीपी में डिफरेंस बता क्या होता है। एसटीपी होता है सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, और एनटीपी तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब उसमें क्या? डिफरेंस ज्यादा उसका। हाँ, इसका एक स्टैंडर्ड होता है सर, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं इसको हम, कितना वो लेते हैं इतना ही लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इतना मेरे को ध्यान में है नहीं। इसके अलावा मैं एक चीज और बताना चाहता था उसमें, वो जो ये बता रहा था ना, लिमिट्स के बारे में जो बात कर रहा था ये, वो लिमिट्स के ऊपर एक डायग्राम है, अगर कहो तो मैं दिखा देता हूँ उसको, हाँ जिससे दिखा काफी देना, क्या क्लियर हो दिक्कत जाएगी है। वो। और यार मेरा तो परसेंटेज बड़ा कम आया तुम्हारे इस एग्जाम में, फायर वाले में। एसटीपी एनटीपी होता है, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे डीटीपी होता है जो स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर होता है, प्रेशर, एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। उसके बाद जो एसटीपी होता है वो 273 पॉइंट समथिंग कुछ रहता है, क्या बोलते हैं उसको, 20 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ हाँ अब ठीक है, भूल रहा हूँ मैं। कोई बात है। पास्कल्स पे, हाँ 23 273.15 पास्कल। सर आवाज जा रही है मेरी? हेलो। फोटो दिख रही है क्या भाई सबको? यार नासिब भाई, ला 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 ले ले बेटे, ले ले। फोटो दिख रही है? दिख रही है, दिख रही है। तो ये इसके बारे में बात कर रहे थे भाई, जो अभी बात कर रहा था ना ये सौरभ,
इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जो वो लाइन ड्रॉ करने की बात कर रहा था, जीरो करने की बात कर रहा था, तो शायद सौरभ तू यहाँ से ज्यादा अच्छा बता पाएगा अगर एक बार बताना चाहे तो, हाँ, अगर तो तेरे को वही फिगर दिख रही है। ये चीज बताना चाहता था, ठीक है, कि वहाँ पे ये जो point है, हाँ, आवाज नहीं आ रही तेरी, थोड़ा पास आके आवाज नहीं आ बोल, रही थोड़ा भाई। या रेंज में चला जा। देखो यार, अगर उसके बाद नहीं आ रही तो बता देता हूँ आपको, यही वो बात बोल रहा है कि देखो ये है एयर, इस साइड एयर है आपका, इस साइड आपका ये फ्यूल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि यहाँ क्या है आपके पास, LDL है। ये इसने लाइन ड्रॉ कर दी, जो मेन फ्लेमेबल रेंज रहेगी उसके बीच में रहेगी। अभी थोड़ा जो बोलेगा कुछ, आवाज नहीं आ रही सौरभ तेरा कि भाई आवाज दोबारा नहीं आ रिज्वाइन रहा है कर ढंग लेकर, से। कट दोबारा रिज्वाइन करके एक बार कर लेगा। दोबारा ज्वाइन कर। इवन बता, तो बता क्या कह रहा है भाई, इसमें हाँ, तेरे को ज्यादा पता है इनका। अभी जो आपने जो मतलब अभी भेजा था ना लिंक, उसमें एक क्वेश्चन था, द वाइडर द रेंज ऑफ एक्सप्लोसिव द मोर हजार्डस द सब्सटेंस, मतलब ऐसे करके था। अब जा इसकी रही है मेरी रेंज आवाज? ये ज्यादा होगी। हाँ आ रही है, हाँ, नहीं, अब चलो आ रही है, स्टार्ट। हाँ सर। बोलो। तो ये जो धीरज सर जो बता रहे हैं ना, उसके लिए मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा कि ये जो है मतलब जो एक्सप्लोसिव जो लिमिट होता है, जो धीरज सर यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये 0% है। यहाँ पे मतलब 0% क्या होगा, यहाँ पे 0% अपना फ्यूल होगा, ठीक है, और एयर यहाँ पे कितना होगा, 100%। पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे क्या होगा, आप अगर ऊपर में ले लो, मतलब सेम है बॉक्स है, तो अगर आप यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इनके पास 100% फ्यूल होगा, जैसा आप यहाँ पे देख रहे होगे, और 0% एयर रहेगा। लेकिन ये वाला पार्टिकुलर एरिया को ही क्यों फ्लेमेबल रेंज बोल, एक्सप्लोसिव रेंज या फ्लेमेबल रेंज बोला गया? ये इसलिए बोला गया है क्योंकि कोई भी सब्सटेंस के लिए मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए, कि आपका इतना कंसंट्रेशन एयर में होना ही चाहिए तभी आग लगेगा, मतलब उस प्रोडक्ट का, उस सब्सटेंस का। तो जैसे अगर आप मान लीजिए, डिफरेंट है, मैं दिखा रहा चाहूंगा, एक मिनट, इसका एक टेबल भी है। इसका एक मिनट सौरभ, इसका ये है, इसका एक जो और है इसमें डायग्राम, जो मैं वो दिखाता हूँ, मतलब फॉर्मूला है इसका, वही सिंपल, इसमें जो कैलकुलेट किया हुआ है, ये फॉर्मूला दिखा रहा है। अगर कोई नोट करना चाहे इस फॉर्मूले को, कि परसेंटेज ऑफ LDL अगर हमको निकालनी होती है तो ऐसे हम निकालते हैं, गैस हाँ, वो कंसंट्रेशन भी है। इन परसेंटेज हाँ, वॉल्यूम। वो भी है, और वही चीज है। बाकी और जो है वो दिखाना चाहेगा तो सौरभ दिखा दिया, ठीक है, इसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा दोनों फोटो को। हाँ 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 तो हाँ सौरभ, शेयर कर सौरभ तो अपनी स्क्रीन। हाँ, ठीक है सर। कैसा रहा? आपने भी दिया कैसा एग्जाम वो? हाँ कितने आपके कितने आए? यार 86% सारे है। तुम लोगों ने इतने पैसे नंबर कैसे ले लिए? 95 98 कैसे हो गया? हैं? बताओ बताओ। और उसमें ये भी है सर, दोबारा दोबारा मिलता भी नहीं मौका, ऐसा नहीं कि दोबारा मौका मिल जाता, फर्स्ट टाइम उससे उसके बाद क्या या तो आपको, मतलब है? मिले ना मिले, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कैसे हुआ। कैसे हो सर, कर दिए ठीक, आपने अब पढ़ रहे हैं तो कुछ तो फायदा होगा सर उसका। हाँ फायर वाला पढ़ा शाबाश। था, फायर वाले का तो उससे फायदा हुआ। हाँ ये तो फायदा हुआ खैर। नहीं ये एकदम और चौंकाने वाले रिजल्ट है दिव्यम के तो। 98%, 90, अबो 90। ये खतरनाक है सर, ये बहुत दिव्यम को आप मड़के में लेते हैं इसको। हाँ तो दिव्यम समझदार लड़का है अपना। क्योंकि 4-5 क्वेश्चन तो उसमें सीधा रूल्स के ऊपर बेसिस पे पूछे उसने, अगर वो रूल किसी को यार पता मुझे नहीं हो कहाँ तो पता वो कर ही नहीं गुजरात सकते। वाले किसने क्या। वो गुजरात वाला आया था, हाँ वो तो ये गलती वाला, हो गए। मुझे तो उनका पता ही नहीं। हाँ वही। कर शेयर करो भाई, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ये आपको एक टेबल यहाँ पे दिख रहा है क्या, सबको स्क्रीन पे? हाँ हाँ, हाँ, तो ये जो दिख अभी मैं गया। एक चीज बता रहा था कि थोड़ा कोई भी बड़ा, सब्सटेंस, थोड़ा बड़ा कर दूं, बस चलेगा। दिख रहा है सबको? हम्म, हेलो? हाँ तो बोलो आप बोलो, सुन यहाँ, हाँ, रहा दिख यहाँ रहा पे है। आप देख रहे होंगे, हाँ, यहाँ पे अब दो चीज है, एक गैस वाला के लिए, एक वेपर फ्रॉम लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे, ये लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट दिखाया है यहाँ पे। तो वो जो मैं एक चीज बता रहा था ना, कि आप एक पॉइंट ड्रॉ कर लो, वो जो अभी धीरज सर जो एक टेबल दिखा है,
तो उसमें क्या है कि एक तरफ तो 0% है, एक तरफ 100% है। लेकिन जो इनका फ्लेमेबल लिमिट होगा जैसे हाइड्रोजन के केस में, तो जब इनका LEL मतलब इनका जब कंसंट्रेशन 4% से ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और अपर लिमिट मतलब हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन रहेगा आसपास के एटमॉस्फेयर में वो 4% से एबव होना चाहिए और 74% से कम होना चाहिए, तभी ये फ्लेमेबल लिमिट मतलब 4 से 74 के बीच में इसका फ्लेमेबल है। कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में 12.5 से 74, मीथेन के केस में 5 to 15, प्रोपेन के केस में 2.5 to 9.5। आप देख रहे हो कि ये जितना मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथालीन, एसिटिलीन ये सब का बहुत कम है और इसलिए ये सब ज्यादा हाईली वोलेटाइल होते हैं। जैसे इथाइल अल्कोहल हो गया, मतलब जिसको इथेनॉल बोलते हैं हम लोग, ये सारी चीजें। तो ये अपना होता है फ्लेमेबल लिमिट का। तो ये सबको क्लियर हो गया थोड़ा। तो अब हम लोग वापस आते हैं इस पे अपना वेपर एक्सप्लोजन के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि फिर वो क्या करते हैं कि उनका वेपर डेंसिटी कम रहता है एयर के, तो वो जैसा ही एटमॉस्फेयर में मतलब मिक्सअप होते हैं तो फिर वो क्या होता है कि नीचे की तरफ सिंक करने लगते हैं। क्यों? आपको ही पता है कि कोई भी चीज अगर ऐसी चीज के साथ मिक्सअप होता है जिसका वेपर डेंसिटी उससे कम हो, अगर उससे अगर कम होगा जैसे अगर तो वो क्या होगा, वो सिंक कर जाएगा। सॉरी, उससे अगर कम होगा तो वो ऊपर फ्लोट करेगा, और अगर उससे अगर ज्यादा है तो फिर वो सिंक कर जाएगा, मतलब वो डूब जाएगा उसमें। तो जैसे एयर के साथ जब वो मिक्सअप होते हैं तो वो क्या करते हैं, सिंक कर जाते हैं, सिंक करके फिर वो नीचे सेटल होने लगते हैं, और फिर वहीं सेटल होते होते वो क्या करते हैं, एक वेपर क्लाउड बना लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ कि एक टैंक है, उससे नाफ्ता निकल रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, निकल रहा है। अब यहाँ से निकलने के बाद जैसे ये बाहर निकला लिक्विड, अब ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे इवोपोरेट होकर वेपर क्लाउड बनाने लगा, और वेपर क्लाउड बनाते के साथ ही जैसे ही इनको एक इग्निशन सोर्स मिला, ये ब्लास्ट कर गया। तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। अब क्या क्या कंडीशन है जो फेवर करते हैं वेपर क्लाउड को, तो वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन को। तो सबसे पहला क्या, स्टेबल एटमॉस्फेयर। स्टेबल एटमॉस्फेयर के कारण क्या होता है कि इनका जो क्लाउड है वो बहुत बेहतर बन पाता है, मतलब क्लाउड जो है वो सेग्रीगेट नहीं या फिर डिस्पर्स नहीं होता है, वहीं के वहीं स्टेबल रह जाता है। स्टेबल एटमॉस्फेयर का कहने का मतलब कि जहाँ पे मतलब ज्यादा मतलब गर्मी, ज्यादा तेज टेम्परेचर ना हो या ज्यादा कम टेम्परेचर नहीं हो, मतलब स्टेबल है, फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है, इसको कभी धूप आ चीज समझ सकते हैं हम, जैसे हम बोलते हैं कि बारिश बारिश आती है ना, जब जो बादल होते हैं, बोल रहे हैं कि हाँ, हवा नहीं चल रही मतलब बारिश होगी, और अगर हवा तेज चल जाती है तो क्या होते हैं, वो बादल जो होते हैं वो आगे मूव कर देते हैं, क्लाउड्स आगे जो मूव हैं कर वो जाती आगे है, मूव यस। कर देते हैं। ऐसे ही जो वेपर क्लाउड्स हैं, ये उसकी मूवमेंट अगर स्टेबल एटमॉस्फेयर वो रहेगा तो उसकी नहीं, वो मूवमेंट तो नहीं लो हो इन, पाएगी। हाँ, और वही दूसरा चीज होगी इसका ना, क्या है प्रेस कि हाँ, ज्यादा हवा होगी तो फाड़ देगा ना उसको। यस यस यस, वो ज्यादा हवा वाला वही है कि लो विंड स्पीड। लो विंड स्पीड क्या है कि अगर कम स्पीड पे अगर विंड चल रही है तो क्या होगा, इनका जो वहां पे वेपर जो बन रहा है वो कहीं और डिस्पर्स नहीं करेगी, वहीं के वहीं रहेगी, ठीक है। हाईली अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स रहेंगे तभी उसका वेपर बनेगा। हाई प्रेशर इक्विपमेंट फेलियर, मतलब यहाँ के लिए हाई प्रेशर इक्विपमेंट फेलियर नहीं लागू, यहाँ पे भी इक्विपमेंट फेलियर होगा जब वो ब्लास्ट कर, जब वो इसके अंदर में, जब वो जहाँ से निकल रहा है वहां पे भी अगर आग लग जाए तो फिर क्या होगा, इक्विपमेंट फट जाएगा। पर यहाँ के लिए नहीं, इक्विपमेंट फेलियर क्या होता है कि जब ज्यादा ओवर प्रेशराइज्ड होने के कारण। फिर अब वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन, जिसको CVCE बोलते हैं, ठीक है, और एक दूसरा होता है UVCE, मतलब अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। तो अब ये दोनों होते क्या हैं? इसीलिए आवाज जा रही है तेरी बात। एरिया में जब वेपर एक्सप्लोजन जब अकर होता है, मतलब किसी भी कन्फाइंड प्लेस में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। अब ये कन्फाइंड प्लेस क्या हो सकता है, वो एक वेसल हो सकता है, पाइप हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, या फिर अपना कोई भी स्टोरेज सिलेंडर हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें होती है ये होती है अपने कन्फाइंड प्लेस। और उस केस में जब कोई भी वेपर एक्सप्लोजन होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कन्फाइंड वेपर एक्सप्लोजन, CVCE। और कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन में क्या होता है कि इसका जो पीक प्रेशर होता है कन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन का, वो अनकन्फाइंड वाले से ज्यादा होता है पीक प्रेशर। और इसमें क्या होता है कि कन्फाइंड के लिए थोड़ा मतलब अगर कम अमाउंट में भी अगर फ्लेमेबल गैस या वेपर है तो भी हो सकता है ये एक्सप्लोजन। कन्फाइंड के लिए वेपर क्लाउड कम भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है कि कोई भी ड्रम है, तो ड्रम में जैसे हम लोग अनलोड करते हैं, मतलब अगर डीजल का ड्रम है, अगर उसमें भी अगर हम लोग जैसे देखते हैं कि कभी कभी जब निकालते हैं तो थोड़ा मोड़ा बच जाता है,
और वो ड्रम को हम जैसे क्लोज कर दिए, तो उसके अंदर भी जो फ्यूल रेसिड्यू जो बच गए वो भी मतलब वेपर में बन के वो भी कभी कभी मतलब एक्सप्लोजन का रूप ले लेते हैं। ठीक है। और एक खतरनाक चीज क्या है सीबीसी के साथ, ये कभी कभी क्या होता है सेकेंडरी एक्सप्लोजन को भी इग्नाइट करता है, इनिशिएट करता है। सीबीसीई में कभी कभी सेकेंडरी एक्सप्लोजन भी इनिशिएट होते हैं। और अनकन्फाइंड जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि मतलब ओपन एरिया, तो ये जो अकर करते हैं वो बेसिकली ओपन एयर में करते हैं और ये रिजल्ट करते हैं किसी भी इग्निशन ऑफ फ्लेमेबल गैस के कारण। ठीक है। और ये बेसिकली जो आज तक जो ऑब्जर्व किए गए डाटा के अनुसार वो ये देखा गया कि ये ज्यादातर एक्सीडेंटली ही होते हैं, कि कभी कोई एक्सीडेंटली कोई फ्लेमेबल गैस रिलीज हो जाए या कोई फ्लेमेबल लिक्विड रिलीज हो जाए, तो उससे ये अनकन्फाइंड। सेकेंडरी एक्सप्लोजन क्या है? सेकेंडरी एक्सप्लोजन को हाँ, भी जो सेकेंडरी एक्सप्लोजन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि मतलब दूसरा है ना। तो होता क्या है कि जैसे अभी मान लीजिए कि आपके घर में जैसे अगर एक ब्लास्ट हुआ, ठीक है, और आपके घर के बगल में कोई भी गैस सिलेंडर रखने का एरिया है, मतलब गैस सिलेंडर स्टोरेज एरिया है, उसके बगल में आपका घर है और आपके घर में कुछ आग लग जाता है या एक्सप्लोजन हो जाता है, और उसके कारण जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ तो वहां पे आवाज चली गई तो वो तेरी। सोच के हाँ मीटिंग। आवाज चली गई। अब बताओ क्या करूं? हाँ, तो फिर क्या होता है कि अनकन्फाइंड स्पेस, अनकन्फाइंड वेपर एक्सप्लोजन के लिए तो जो आप सेकेंडरी एक्सप्लोजन की बात कर रहे थे ना धीरज सर, वो क्या हुआ कि जैसे आप मतलब किसी भी एरिया में एक मतलब एक घर है और उसके बगल में सिलेंडर स्टोरेज एरिया भी है, तो वहां पे क्या हुआ कि उस घर में किसी कारण से एक्सप्लोजन हुआ और उस एक्सप्लोजन होने के कारण बगल का जो सिलेंडर स्टोरेज एरिया था वहां पे भी जो एक्सप्लोजन हुआ, मतलब वहां के जो सोर्सेस मिले उसको, जैसे वहां पे फ्लेमेबल लिक्विड या फ्लेमेबल गैसेस पहले से स्टोर थे, पर जो अपना हीट और इग्निशन वो इधर से मिला, उसका जो कारण था वो प्राइमरी एक्सप्लोजन था, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एक्सप्लोजन। क्लियर है सर? धीरज सर क्लियर है? इसका हाँ मेरा माइक ऑफ था। हाँ क्लियर इसका एग्जांपल है वो, मतलब हाँ जयपुर में सुना। 2009 में इंडियन ऑयल में ना डिपो में आईओसी आग जयपुर, लगी थी। आईओसी जयपुर में जो हुआ था कांड। हाँ 2009 में जो जयपुर में हुआ था इंडियन ऑयल में, उसमें भी वेपर अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन बना था। मतलब ऐसे ही हुआ था, मतलब मेंटेनेंस करते समय उसका हाँ। ऑयल लीकेज। हम्म। हाँ, तो यूबीसी का क्या होता है कि इसमें जो होता है रैपिड रिलीज ऑफ वेपर होता है किसी भी फ्लेमेबल लिक्विड का या फ्लेमेबल गैस का। ठीक है। तो एक कंडीशन है पर यूबीसी के साथ, यूबीसी में जो है मिनिमम 5 टन मटेरियल चाहिए इसको, क्योंकि अनकन्फाइंड मतलब आपको पता है कि एरिया बहुत बड़ा रहेगा, तो एरिया बहुत बड़ा रहेगा तो उसके लिए आग लगाने के लिए वेपर भी तो बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो वेपर क्लाउड ज्यादा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मटेरियल चाहिए, ज्यादा फ्लेमेबल गैस चाहिए, ज्यादा लिक्विड चाहिए। तो मिनिमम ऐसा बोला जाता है कि 5 टन मटेरियल चाहिए चाहिए अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन के वेपर क्लाउड बनाने के लिए। ठीक है। तो जैसा आपने एक दिव्यम ने एग्जाम्पल बताया, उसी तरह का एक एग्जाम्पल है फ्लिक्स बॉर्ड वाला। फ्लिक्स बॉर्ड की एक्सीडेंट हुआ था 1974 में, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, नेट पे सर्च कर सकता है जिसको ज्यादा डिटेल स्टडी करना। उसमें क्या हुआ था, वहां पे भी एक ऐसा ही एक्सप्लोजन हुआ था। वहां पे जो थे 30 टन थे साइक्लोहेक्सेन के, और 30 टन साइक्लोहेक्सेन के वेपर क्लाउड बने थे। तो आप सोच सकते हो कि मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए अनकन्फाइंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन को होने के लिए। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि अपना है सबसे लास्ट टाइप का एक्सप्लोजन, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन।
यानी कि ब्लीव। ठीक है, अब ब्लीव, इसका फुल फॉर्म भी पूछा था उसमें। हाँ तो इसका फुल फॉर्म सब जगह पूछते हैं, इसलिए मैंने देखिए 2-3 बार मैं इस चीज को बोला हूं मैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है बॉइलिंग लिक्विड एक्सपैंडिंग वेपर एक्सप्लोजन, ठीक है। अब सबसे पहला आते हैं, ये होता क्या है, तो इसमें भी क्या होता है, सडन रिलीज ऑफ वेपर होता है इसमें। ठीक है, किस चीज के लिए, तो कंटेनिंग लिक्विड ड्रॉपलेट्स। और ये किस चीज के कारण होता है, फेलियर ऑफ स्टोरेज वेसल के कारण। ठीक है, तो हमने क्या चीज, 2-3 चीज इसमें से आ गया हमारा। पहला क्या हो गया, सडन रिलीज ऑफ वेपर होगा, और वो जो वेपर होगा वो क्या कंटेन करेगा, लिक्विड ड्रॉपलेट्स को कंटेन करेगा। और ये किस कारण से होता है, स्टोरेज वेसल के फेलियर के कारण से होता है। और इसमें एक मजे की बात क्या है कि हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसके लिए क्या चाहिए था हमें, फ्लेमेबल मटेरियल। ठीक है, या फ्लेमेबल लिक्विड होना चाहिए या फ्लेमेबल गैस होना चाहिए। पर बिलीव के केस में क्या होता है कि ये फ्लेमेबल के भी साथ हो सकता है और नॉन फ्लेमेबल मटेरियल के साथ भी हो सकता है। नॉन फ्लेमेबल मटेरियल जैसे कि आप वाटर ही ले लो, वाटर के साथ भी बिलीव हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो इनिशियल एक्सप्लोजन जो होते हैं वो ऐसे जनरेट होते हैं, मतलब ब्लास्ट हुए, मतलब जैसे मिसाइल की तरह एकदम निकलते हैं एकदम। ठीक है, मतलब मिसाइल कहने का मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्पीड से। और इसमें जो होते हैं काउज ऑफ जो रप्चर होते हैं, मतलब जो यहाँ पे हमने पढ़ा अभी कि फेलियर ऑफ स्टोरेज वेसल, मतलब कि फेलियर ऑफ जो भी स्टोरेज मतलब चीज है, वेसल है, पाइप है, सिलेंडर है, जो भी है, तो वो कैसे रप्चर करते हैं, तो वो रप्चर इस कारण से करते हैं, रप्चर मतलब फटना। वो रप्चर इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो प्रेशराइज जो कंटेनर है, मतलब वो वहां पे या तो थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जा रहा है, थर्मल स्ट्रेस मतलब कि हीट के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होना, या फिर मैकेनिकल स्ट्रेस डेवलप हो जा रहा है, या फिर कोई स्ट्रक्चरल फॉल्ट है वहां पे। तो इस कारण से जो है बेसिकली जो है प्रेशराइज कंटेनर जो है वो रप्चर करते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक फिगर लगाया, वो आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या है, ये एक बेसिकली एक टैंक है। ठीक है, इसके अंदर प्रोपेन भरा हुआ है। ठीक है, अब इसके साथ क्या दिक्कत है कि अब ये यहाँ पे आसपास के एरिया में आग लग गया है। ठीक है, अब आग लग गया है तो फिर आग लगने के कारण क्या हो गया कि हीट रेडिएशन हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है, और ये टैंक के बिल्कुल पास में ही लगा है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि आग लगने के कारण यहाँ पे हीट मिल रहा है, तो ये टैंक गर्म हो रहा है। गर्म हो रहा है तो इसके अंदर का जो लिक्विड है, इसको मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 49 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका जो वेपर ये है, वेपर डेंसिटी है वो कितना, 17.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि एयर के वेपर से बहुत ही ज्यादा ही है। तो अब ये क्या हो रहा है कि जैसे इसके अंदर गैस फॉर्म हो रहा है, तो इसका जो रिलीफ वाल्व है, वो रिलीफ वाल्व से इसका गैस जो है सो निकल रहे हैं, जो भी गैस जनरेट हो रहा है वो रिलीफ वाल्व से निकल जा रहा है। पर एक समय ऐसा आ जाएगा इसमें कि जो इनका जो गैस का जो प्रोडक्शन होगा, मतलब लिक्विड से जो गैस कन्वर्ट होने वाला जो स्टेट है वो इतना ज्यादा फास्ट हो जाएगा कि बहुत सारे गैस फॉर्म हो जाएंगे, और इनका जो रिलीफ वाल्व का जो एरिया है वो बहुत छोटा पड़ जाएगा इनका गैस रिलीज होने के लिए। और उस केस में क्या होंगे, जो अपना टैंक होगा वो रप्चर कर जाएगा, मतलब फट जाएगा, और वहां पे इसका वो एक बहुत अच्छा वीडियो भी है ना शायद यूट्यूब के ऊपर, जो टैंक फटता है वो बहुत जबरदस्त, हाँ शायद हाँ वो वीडियो हाँ किसी ने देखा भी, हाँ। वो वीडियो बड़ा क्लियर अब करता है इस चीज को कि हाँ, कैसे होता तो है। अब ये मैं इसके क्या है कि अगर जब भी ब्लीव होता है, मतलब बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन जब भी होता है, उससे पहले जो भी वो कंटेनर है, ठीक है, उसमें कुछ कुछ वार्निंग साइंस अपने को मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या, पिंगिंग साउंड फ्रॉम द मेटल सेल। पिंगिंग मतलब समझता है क्या, पिंगिंग मतलब कि जैसे चूहा हुआ नहीं देखते कपबोर्ड में घुस के चिचियाते रहता है, उस टाइप से, मतलब पिंगिंग मतलब पी 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 इस टाइप से, मतलब हाई पिच रहता है वो। फिर डिस्कलरेशन ऑफ कंटेनर, आपको भी पता है कि कोई भी मटेरियल जब हीट होता है तो थोड़ा वो रेड कलर टाइप में कन्वर्ट होने लगता है। फिर फ्लेकिंग ऑफ स्मॉल मेटल पीसेस, फिर बबल या फिर ब्लग ऑन कंटेनर, मतलब कंटेनर के ऊपर बबल्स बनने लगेंगे, या फिर टैंक सरफेस से स्टीम निकलने लगेगा, मतलब भाप, या फिर श्रिल साउंड फ्रॉम प्रेशर रिलीफ वाल्व, या फिर टीयर इन टैंक सरफेस। तो ये सारे ये है मतलब साइनेजेस है। तो ये जो एक अपना एक चीज में और मजेदार बात लगता है कि बिलीफ का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, वो है ये प्रेशर कुकर। ठीक है, प्रेशर कुकर में भी ब्लीव हो सकता है, कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे अपना प्रेशर कुकर का जो ढक्कन होता है उसमें आपने दो चीज देखा होगा, एक तो उसका विसल वाला एरिया होता है जहाँ पे सीटी लगा हुआ होता है,
और दूसरा एक सेफ्टी वाल्व लगा हुआ रहता है, वो इसीलिए रहता है सेफ्टी वाल्व। सेफ्टी वाल्व का क्या काम है कि किसी भी कारणवश अगर वो सिटी वाला जो एरिया है उसमें अगर कुछ चीज फंस जाता है और उससे अगर वेपर रिलीज नहीं हो पाता तो वो सेफ्टी वाल्व उड़ जाएगा, ठीक है, सेफ्टी वाल्व निकल जाएगा बाहर और उससे वेपर रिलीज हो जाएगा, तो कुकर फटने से बच जाएगा। वही रिलीफ वाल्व जो है सीटी का काम करता है। और फिर एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है और सेफ्टी वाल्व का वही काम रहता है टैंक में भी, आप जस्ट कुकर से समझो इसको। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपना जो सेफ्टी वाल्व है वो भी खराब हो गया और अपना जो सीटी है वो भी ब्लॉक हो गया, और उस केस में आपने चावल चढ़ा दिया खाना बनाने के लिए, चावल पानी डाल के, अब क्या हो रहा है उसके अंदर वेपर बनते जा रहा है और वेपर निकल ही नहीं पा रहा है। तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि फिर वो कुकर जो है वो फट जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल है ब्लीच का। मुझे लगता है कि इससे सब लोग समझ गए होंगे, इसलिए मैंने ये टर्म यूज किया था कि फ्लेमेबल और नॉन फ्लेमेबल मटेरियल ये दोनों के साथ हो जाता है। और हाँ हाँ, अरे एक वीडियो है ग्लेवी का बहुत अच्छा सा, वो दिखा देना। बाद में दिखाएंगे यार, उसको बनाया ना उसने पीपीटी, तेरे से अपना तो बनता नहीं। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, मतलब कंफ्यूजन ना हो, बहुत जगह पूछ भी लिया जाता है। ब्लीवी जो है, जो वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन है, वो गैसियस उसमें भी हो सकता है और अपना लिक्विड्स में भी हो सकता है। पर जो ब्लीवी है वो सिर्फ अपना फ्लेमेबल लिक्विड्स या इनफ्लेमेबल लिक्विड्स में ही हो सकता है। तो ये नहीं लिक्विड्स के लिए, जैसे इसका एग्जांपल क्लियर है, लिक्विड्स में ही होता है, फ्लेमेबल या इनफ्लेमेबल लिक्विड्स में ही ब्लीवी हो सकता है, बाकी फ्लेमेबल या सॉलिड है। नॉन फ्लेमेबल, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल नहीं, फ्लेमेबल और नॉन इनफ्लेमेबल। हाँ, तो उसमें हाँ उसमें ही अभी होता है। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। हाँ तो फिर ये था अपना बिलीव का। तो मुझे लगता है प्रेशर कुकर वाले एग्जांपल से सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसीलिए मैंने जो ये टर्म यहाँ पे लिखा था ना नॉन फ्लेमेबल, तो ये दोनों के साथ होता है। अब हम लोग आते हैं, तो अब प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एक्सप्लोजन की तरफ हम लोग आ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हजार्डस एरिया को हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं? तो हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि वहां पे जो एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर है वो कितना देर पे बनता है, मतलब क्या कितना चांसेस है वहां पे बिल्डअप होने का, ठीक है, और दूसरा कितना ड्यूरेशन, मतलब कितना टाइम तक वहां पे रहता है वो। तो उसके बेसिस पे हम लोग 3 एरिया में कैटेगराइज करते हैं, जोन 0, जोन 1, जोन 2। तो जैसा कि आपको क्लियर है यहाँ से कि जोन 0 मतलब कि जहाँ पे एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर जो है हमेशा बना रहता है, या फिर मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंट है वहां पे बनना, ठीक है। जोन 1 मतलब कभी कभी, और जोन 2 मतलब चांस ही नहीं है, बहुत कम, बहुत कम। तो ये इस तरह से मतलब 3 जोन क्लासिफाइड है। फिर अब हम लोग आते हैं प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लोजन। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम लोग कैसे ये कर सकते हैं, हम लोग इग्निशन सोर्स को एलिमिनेट कर दें। अपना जो भी लोकेशन है जहाँ पे भी हम लोग फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल मटेरियल को या फिर इनफ्लेमेबल गैसेज को हम लोग जहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, वहां पे हम लोग कोई भी ऐसा चीज का नहीं यूज करें जहां से भी हम लोग को इग्निशन का सोर्स जनरेट हो सकता है। जैसे टूल्स, तो हम लोग टूल्स के जगह पे ऐसा टूल्स यूज करेंगे जो नॉन स्पार्किंग हो, या फिर प्रॉपर अर्थिंग हो, या फिर जो मतलब इंसुलेटेड टूल्स यूज करेंगे वहां पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ना डेवलप हो, उसके लिए हम लोग अच्छा से प्रॉपर अरेंजमेंट रखेंगे। फिर जैसे डस्ट क्लाउड एक्सप्लोजन, तो डस्ट क्लाउड एक्सप्लोजन के केस में जो हमने डस्ट क्लाउड जो है उसको लिमिट कर देना है कि मतलब कम से कम हमारा डस्ट निकले वो कम से कम हो। फिर जो इक्विपमेंट है उसको हम लोग ऐसा डिजाइन करेंगे कि वो एक्सप्लोजन को भी थोड़ा सा विथ स्टैंड करे, मतलब सह सके, इतना मतलब क्षमता रखेंगे कि अगल बगल में अगर कोई एक्सप्लोजन भी होता है तो थोड़ा वो इक्विपमेंट पे कोई भी असर ना पड़े, ताकि सेकेंडरी एक्सप्लोजन ना हो। फिर जो अपना पार्शियल या कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन है, मतलब जैसे कि हम लोग इनर्ट गैस का हम लोग उसमें यूज मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको, मतलब एयर में, मतलब ताकि डस्ट वेपर क्लाउड है वो जो बन रहा हो उसको इनर्ट गैस से हम लोग थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे, मतलब सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर इग्निशन सोर्सेस पे कंट्रोल रखना, ठीक है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो भी स्टोरेज हैंडलिंग एरिया है या फिर स्टोरेज एरिया है फ्लेमेबल लिक्विड गैस का, वहां पे हम लोग इग्निशन से उसको रिमूव कर देंगे। फिर एक आता है सेंसर आता है, ठीक है। वो सेंसर का क्या काम होता है कि हम लोग उसको फिक्स कर देते हैं और वो एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर को डिटेक्ट करता है
मतलब उसके लिए, पर इसके साथ एक दिक्कत ये है कि ये स्पेसिफिक लिक्विड के लिए ही आता है या एक स्पेसिफिक गैस के लिए ही आता है, क्योंकि सबका अलग अलग LEL होता है, ठीक है। तो अगर उस रेंज में अगर लाई कर रहा है तो वो डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन हर के लिए अलग अलग ही होता है, हर के लिए आपको सेट करना पड़ता है, तो वो भी एक आता है। फिर सेग्रीगेशन एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल, जैसा कि कल आपको धीरज सर ने बताया होगा, हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ फ्लेमेबल वाला, तो वही सारी चीजें हैं। फिर ज्यादा एरिया हमने जोन कर लिया, फिर कम से कम हम लोग वोलेटाइल या फ्लेमेबल मटेरियल को स्टोर करेंगे, स्टैटिक एंड इलेक्ट्रिसिटी अपने को कंट्रोल में रखना है। फिर डस्ट कलेक्शन के लिए हम लोग कोई भी झाड़ू या फिर ऐसा वैसा चीज नहीं यूज करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे, वैक्यूम्स, ठीक है, और वो भी ऐसा जो अप्रूव्ड हो। फिर अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिकल एंड वेंटिलेशन इक्विपमेंट यूज करेंगे, ताकि जो भी वेपर क्लाउड बने वो बाहर निकलते रहे। फिर फ्लेमेबल गैस डिटेक्टर, ये एक तरह का फ्लेमेबल गैस डिटेक्टर है, ये हमको हेल्प करता है। आजकल जो है ना घर के लिए भी आता है, जैसे आप सुनते हो ना कि घर में जो किचन फायर जो हो जाती है, तो उसके लिए भी आजकल क्या होता है कि घर के अंदर लोग लगाने लगे हैं एक LPG सेंसर डिटेक्टर आता है। वो क्या करता है कि आपके घर में जैसे ही गैस लीक होगा, ठीक है, और गैस लीक होता है और जैसा ही वो मतलब थोड़ा सा भी उसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ता है तो वो एक अलार्म की तरह पीप करने लगेगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में गैस लीकेज हो रहा है। और इवन मतलब इतना आजकल डेवलप्ड भी आ रहा है कि आपके मोबाइल पे मैसेजेस भी आ जाएंगे, जिसका जिसका भी आप नंबर फीड करके रखोगे तो एक SOS के तरह एक मैसेज भी फ्लैश होगा आपके मोबाइल के ऊपर अलर्ट के टाइप। तो ये था मेरा आज। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक है मेरा बिहेवियर ऑफ स्ट्रक्चरल मटेरियल इन फायर, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करूँ।